जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कमल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का कंपटीशन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, पिछली क्लास में अपन अध्ययन कर रहे थे पृथ्वीराज रासो का, और कुछ उसमें जो फैक्ट बच गए थे उसको लेके मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। और आज बात कर लेते हैं जो पृथ्वीराज रासो से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बच गए उनकी। तो अपन बात कर चुके थे, कहाँ तक बात करे थे, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी तक की अपन बात कर चुके थे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि जो सुख की संवाद आता है, सुख की जो संवाद आता है, वहीं तक का जो ये ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, वो प्रमाणिक माना जाता है। और उसके बाद कुछ प्रक्षिप्त ग्रंथ जोड़ दिए गए हैं या खंड जोड़ दिए गए हैं, उस आधार पर उन्होंने कहा है कि ये अर्ध प्रमाणिकता की श्रेणी में चला जाएगा। तो सुख की संवाद की बात करें तो पृथ्वीराज रासो को सुख की संवाद किसने कहा है? वो कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इन्होंने अपने जो शिष्य थे नामवर सिंह के साथ मिलकर इन्होंने संपादन किया। किसका? पृथ्वीराज रासो का संपादन किया। वो किस नाम से किया? संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो। संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो के नाम से इन्होंने संपादन कार्य किया। किसका? पृथ्वीराज रासो का। और इसमें कुल कितने सर्गों में विभाजित किया? 7 सर्ग में इसको विभाजित करते हुए इसका संपादन का कार्य किया। किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। किस नाम से किया? संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो के नाम से किया। किसके सहयोग से किया? प्रोफेसर नामवर सिंह के सहयोग से किया। और ये महोदय कौन थे? इनके प्रिय शिष्य माने जाते हैं। कौन? प्रोफेसर नामवर सिंह। ये बात हुई हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बात करें दोस्तों माफ कीजिए, मुनि जिन विजय की बात करें दोस्तों, तो ये भी क्या है? अप्रमाणिक मानते हैं। और ये है एक ग्रंथ का नाम है पुरातन प्रबंध संग्रह। क्या दोस्तों? पुरातन प्रबंध संग्रह। इस ग्रंथ में ये क्या कर बैठते हैं दोस्तों, जो मुनि जिन विजय हैं, इसमें 4 छंद ये बैठे बैठे इसका अध्ययन कर रहे थे। किसका? पुरातन प्रबंध संग्रह का। और उसमें इनको 4 छंद ऐसे देखने को मिलते हैं। इन 4 छंदों के आधार पर पृथ्वीराज रासो को ये अर्ध प्रमाणिकता की श्रेणी में रखते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? मुनि जिन विजय की बात कर रहे हैं कि मुनि जिन विजय ने जो है पृथ्वीराज रासो को कौन सी श्रेणी में रखा है? अर्ध प्रमाणिकता की श्रेणी में रखा है। और वो किस आधार पर रखा है? कि जो पुरातन प्रबंध संग्रह है, इसमें ये अध्ययन करते करते 4 छंदों पे पहुंचते हैं। और उन 4 छंदों के आधार पर क्या है? मुनि जिन विजय है पृथ्वीराज रासो को क्या बोलते हैं? कौन सी श्रेणी में रखते हैं? वो रखते हैं अर्ध प्रमाणिकता की श्रेणी में इसको रखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी किस में रखते हैं? अर्ध प्रमाणिकता की श्रेणी में रखते हैं। देखिए, इसके अलावा बता दूं आपको कि एक बार डीएसएसबी में एक प्रश्न पूछा गया, ठीक है, कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। क्या दोस्तों? कि पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? प्रमाणिक माना है। पहले आप एक बार देखें विकल्प। इसमें पहला विकल्प था श्यामल दास, दूसरा था मुरारी दीन, तीसरा विकल्प था, तीसरे विकल्प की बात करें तो हाँ, रामचंद्र शुक्ल। और चौथा विकल्प था डॉक्टर दशरथ शर्मा। अब आप देख रहे होंगे कि श्यामल दास की बात करें तो देखो, जो प्रमाणिक माना वो श्याम सुंदर दास थे। श्यामल दास ने अप्रमाणिक माना है, जोधपुर से संबंधित था इनका। तो ये क्या है कि जो श्यामल दास थे, ये श्यामल दास है, न कि श्याम सुंदर दास। तो देखा जाए इस विकल्प की भी बात करें या मुरारी दीन की बात करें या रामचंद्र शुक्ल की बात करें, इन तीनों ही विकल्प की बात करें तो इन तीनों ने ही इसको कौन सी श्रेणी में रखा है? अप्रमाणिक वाली श्रेणी में रखा है। जबकि पूछ रहे कि प्रमाणिक किसने माना है। अब बात करें चौथे विकल्प की, तो ये दशरथ शर्मा है, तो इन्होंने क्या माना है? इसको अर्ध प्रमाणिक माना है। अर्ध
प्रमाणिक माना है। परंतु अर्ध प्रमाणिक से तात्पर्य यहाँ थोड़ा तो इसको प्रमाणिक माना है ना, इसलिए इसमें विकल्प के आधार पर या प्रश्न की प्रकृति के आधार पे अपने आंसर बदल जाते हैं। तो यहाँ ये न सोचे कि ये प्रश्न गलत है, नहीं, क्या है, उत्तर की निकटता के कारण अपने को जो उत्तर देना है वो देना है दशरथ शर्मा। और ये आया हुआ प्रश्न है, DSSB में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। तो आप ऐसे भी ध्यान रखें, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो। श्यामल दास और श्याम सुंदर दास का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अपन बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की, तो इसके बाद बात करते हैं कि पृथ्वीराज रासो को 4 रूपों में रूपांतरित करने का कार्य किया। अब वो किसने किया? नरोत्तम दास स्वामी ने। नरोत्तम दास स्वामी ने क्या किया? इसको 4 रूपों में रूपांतरित किया, 4 भागों में रूपांतरित करने का कार्य किया है। किससे? पृथ्वीराज रासो को 4 भागों में, और 4 भागों में रूपांतरित करते हुए इसको उन्होंने क्या कहा है? मुक्तक श्रेणी में रखा है, मुक्तक काव्य की श्रेणी में रखा है। ये बात कर रहे हैं अपन किसकी? पृथ्वीराज रासो की। अब इन्होंने जो 4 श्रेणी में रखा है वो कौन कौन सी श्रेणी है? तो पहली बात कर लें कि वृहत्तर श्रेणी, वृहत्तर श्रेणी, या इसका रूपांतरण किया है तो क्या है? वृहत रूपांतरण, वृहद रूपांतरण। दोस्तों वृहद रूपांतरण की बात करें तो इसमें जो छंद मिलते हैं, लगभग इसमें मिलते हैं 16,306 छंद देखने को मिलते हैं, और इसको है 69 समयों में विभाजित किया गया है। समयों या फिर समय। इसमें से चारों रूपांतरों में से इस रूपांतर को सर्वाधिक अप्रमाणिक माना गया है, अप्रमाणिक माना गया है। कौन से रूपांतर को? जो वृहद रूपांतरण है, इस रूपांतरण को सर्वाधिक अप्रमाणिक माना गया है। उसके बाद दूसरा जो इसका क्या बोलते रूपांतरण है वो है मध्यम रूपांतरण। कौन सा? मध्यम रूपांतरण। और इसमें लगभग 7,000 कितने मिलते हैं? 7,000 छंद मिलते हैं। और जिस प्रकार इसको 69 भागों में विभाजित किया गया, उन भागों को क्या कहा गया? समय कहा गया। उसी प्रकार इसमें जो भाग मिले उसको कहा गया प्रस्ताव। क्या नाम था दोस्तों उन भागों का? प्रस्ताव। और जो इसका तीसरा रूपांतरण है वो है लघु रूपांतरण। लघु रूपांतरण। लघु रूपांतरण की बात करें दोस्तों तो इसमें है 3500 छंद देखने को मिलते हैं, और जो इसको भागों में विभाजित किया गया है उन भागों का नाम है खंड। दोस्तों इस मध्यम रूपांतरण की बात करें तो इस मध्यम रूपांतरण को सर्वाधिक प्रमाणिक माना है, सर्वाधिक प्रमाणिक माना है मथुरा प्रसाद दीक्षित ने। क्या प्रश्न आ जाए कि जो मध्यम रूपांतरण है, इस मध्यम रूपांतरण को सर्वाधिक प्रमाणिक जो माना है वो किसने माना है? तो किसने माना है? मथुरा प्रसाद दीक्षित ने इसको सर्वाधिक प्रमाणिक माना है। और इसका एक और चौथा रूपांतरण है वो है लघुत्तम रूपांतरण। और इस रूपांतरण में लगभग 1300 छंद मिलते हैं, और इसमें कोई विभाजन कार्य नहीं किया गया, इसको किसी भी अध्याय मतलब ये अध्यायों में इसको विभाजित नहीं किया गया है। तो और इसको सर्वाधिक जो प्रमाणिक माना है वो माना है दशरथ शर्मा ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा व माता प्रसाद गुप्त ने, माता प्रसाद गुप्त ने इसे सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है। और सबसे ज़्यादा जो इसमें है अप्रमाणिकता की बात करें तो सबसे ज़्यादा अप्रमाणिक इसमें वृहत रूपांतरण को माना जाता है, और जो लघुत्तम रूपांतरण है उस रूपांतरण को सर्वाधिक क्या माना जाता है? इसमें प्रमाणिक माना जाता है। जिसमें सर्वाधिक प्रमाणिक मानने का कार्य किया है जो माना है दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त ने माना है। और बात करें मध्यम रूपांतरण को सबसे ज़्यादा प्रमाणिक किसने माना? मथुरा प्रसाद दीक्षित महोदय ने। यह आपको ध्यान रखना है। 4 रूपांतरणों में विभाजित करते हुए भागों से तात्पर्य रूपांतरण है। कितने? रूपांतरण। 4 रूपांतरण में इसको विभाजित किया, और विभाजित करते हुए कौन सी श्रेणी में रखा? मुक्तक काव्य की श्रेणी में रखा, जबकि ये एक प्रबंधात्मक काव्य था। कौन सा? पृथ्वीराज रासो, किसमें? प्रबंध शैली में लिखा गया था। जबकि नरोत्तम दास स्वामी है, इन्होंने किस श्रेणी में रखा? मुक्तक काव्य की श्रेणी में रखा। और इसके कितने भागों में रूपांतरण किया? इसको 4 भागों में रूपांतरित करने का कार्य किया है।
ठीक है। बात करें दोस्तों पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई पूरा नहीं कर सके थे, और इसको जो पूरा करने का जो कार्य किया है, इनके एक सबसे छोटे पुत्र थे, उन्होंने इसको पूरा करने का कार्य किया गया है, इनके द्वारा कार्य को पूरा किया गया। देखा जाए दोस्तों तो 69 प्रकार के इसको समय में विभाजित किया गया है। तो इन समयों में से 58 समयों की जो पूरे 58 समय जो लिखे हैं वो लिखे हैं चंद्रबरदाई ने, और साथ ही साथ इसके जो 10 समय हैं वो लिखने का कार्य किया है इनके पुत्र किसने, जल्लण ने। इसीलिए इसमें एक पंक्ति देखने को मिलती है कि पुस्तक जल्लण हत दे, क्या कि पुस्तक जल्लण हत दे, पुस्तक जल्लण हत दे, चली गज्जन नृप काज, चली क्या कि चली गज्जन नृप काज, कि अर्थात इस पुस्तक को पूरा नहीं कर सके थे, इस पुस्तक को पूरा नहीं करे उससे पहले ही ये जल्लण के हाथों में देके कहाँ चले गए, गजनी चले गए, किसके कार्य से, राजा के कार्य से। और माना जाता है कि चंद्रबरदाई वहाँ चले गए तंगा गजनी, और अंत में इन दोनों का क्या है, जन्म तारीख और जो मौत की तारीख वो लगभग एक ही मानी जाती है, किसकी, चंद्रबरदाई की और पृथ्वीराज रासो की। ये आपस में दोस्त हुआ करते थे, और इनके जो ये क्या नाम है, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के इसमें ही शासन में ही रहा करते थे, इसके राजकवि के रूप में रहा करते थे इनके शासन में। ठीक है, ये बात हुई 69 समयों की, और ये क्या है कि 69 समय में से 58 समय लिखा किसने, चंद्रबरदाई ने, और जो करा इसको पूरा करने का कार्य किया वो किया, पूरा किया जल्लण ने। किसने किया दोस्तों, जल्लण ने। ये इनके छोटे छोटे पुत्र थे। ठीक है, अब इन 69 समयों में से कुछ महत्वपूर्ण समय हैं जिनके बारे में अपन जान लेते हैं, जिसमें इसमें पहला समय की बात करें दोस्तों, तो इस पहले समय या फिर समय में यह है आदि पर्व से संबंधित, आदि पर्व से संबंधित समय है। ठीक है, उसके बाद इसका जो दूसरा समय है, समय या फिर समय की बात करें, तो इस दूसरे समय को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है दोस्तों दासम समय, दासम समय। दूसरा भाग है दासम समय, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। विष्णु के, या दासम से मतलब है विष्णु के 10 अवतार। और बात करें दोस्तों कि दासम समय में सर्वप्रथम यदि किसी हिंदी में सर्वप्रथम राम कथा व कृष्ण कथा का कहीं उल्लेख मिलता है तो वो कहाँ मिलता है, इस दासम समय में देखने को मिलता है, पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत। इसी के साथ एक इसके 5 नंबर का जो इसका समय था, 5 नंबर के समय का नाम है, ये देखो पिछली एक बार पूछ लिया गया था, इसमें DSSB का जो एग्जाम था उसमें पूछ लिया गया था। इसका नाम है कनपट्टी समय, कनपट्टी समय। 5 नंबर का समय था, इसे कहा गया है कनपट्टी समय। और उसके बाद बात करें एक इसमें 20 नंबर का जो समय है वो है 20 नंबर का समय है पद्मावती समय। अब देखिए यहाँ कई बार कंफ्यूज हो जाता है विद्यार्थी, इसलिए पूछ लेता है कि पद्मावती समय किससे है, समय या फिर समय। तो इस बार विद्यार्थी कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि पद्मावती है चंद्रबरदाई वाला है, वहाँ से समझ लेते हैं, माफ़ कीजिए उससे, मलिक मोहम्मद जायसी से। और 21वीं ये जो था 20वां समय था। उसी के साथ बात करें दोस्तों कि इसमें सर्वाधिक एक मार्मिक समय माना जाता है, कि सबसे मार्मिक समय की बात करें, सर्वाधिक मार्मिक समय, सर्वाधिक मार्मिक समय की बात करें दोस्तों तो एक 57 नंबर का समय है। कितने दोस्तों, 57 नंबर का समय है, जिसमें क्या है सबसे मार्मिक माना गया है। इसमें क्या है कि जो केमास नाम का इनका एक वो था, सैनिक था, इनका सेनापति था केमास। तो इनका क्या है कि किसी कारणवश, अपने राजनीतिक कारणवश क्या है, ये केमास का वध करवा देते हैं, किसी प्रेम प्रसंग को लेके केमास का वध करवा देते हैं। और उसी से संबंधित जो उल्लेख मिलता है वो 57वें समय में मिलता है, जिसे कहा गया है केमास वध समय। यह सबसे मार्मिक समय माना जाता है इस ग्रंथ का।
ठीक है। सबसे बड़े समयों की बात करें दोस्तों तो 61 नंबर का समय है वो है सबसे बड़ा समय माना जाता है कन्न उपज समय। क्या दोस्तों? कन्न उपज समय या फिर समय। एक और 265 नंबर का जो समय मिलता है ये मिलता है विवाह समय। इसमें जो भी विवाह करे हैं उन विवाहों से संबंधित सारा उल्लेख मिलता है। कौन से समय में? 65 नंबर का है। और अंतिम जो समय मिलता है 69 समय वो मिलता है महोबा युद्ध से मतलब युद्ध समय का जो अंतिम जो समय मिलता है उसमें क्या है, महोबा के साथ जो युद्ध करा गया पृथ्वीराज रासो के द्वारा उसका वर्णन देखने को मिलता है 69वें समय में। और देखा जाए तो अपन ने जब परमार रासो पढ़ा, परमार रासो किसने लिखा? जगनिक ने। जनश्रुति के अनुसार माना जाता है कि जगनिक ने परमार रासो लिखा है। और परमार रासो का क्या नाम है, हिंदी में रूपांतरण किया था आलाखंड का, वो किया था डब्ल्यू वाटर ने जो वो उसका हिंदी में अनुवाद किया था। तो उन्होंने माना था कि ये जो परमार रासो है वो क्या है, इसके अणुत्तर जो समय है पृथ्वीराज रासो का इसी के अंतर्गत माना गया है, उसको अलग से रासो ग्रंथ में नहीं माना। किसने? वाटरफील्ड ने। तो इसी युद्ध में इसमें शामिल करते हैं परमार रासो को, परंतु अपने को उसको अलग ही पढ़ना है, सिर्फ वो वाटरफील्ड ने कहा था। बात हुई ये इसके महत्वपूर्ण कुछ समय है या विभाजन है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ बात करें दोस्तों कि पृथ्वीराज रासो को, क्या दोस्तों, कि पृथ्वीराज रासो को विकसनशील, क्या दोस्तों, विकसनशील महाकाव्य माना है। किसने माना है? क्या माना है? विकसनशील महाकाव्य, विकसनशील महाकाव्य। विकसनशील महाकाव्य जो माना है दोस्तों वो माना है शंभुनाथ सिंह ने। शंभुनाथ सिंह महोदय ने क्या माना है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो को विकसनशील महाकाव्य माना है। और साथ ही साथ बात करें दोस्तों कि पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक, क्या दोस्तों, राजनीतिक त्रासदी की संज्ञा किसने दी है? त्रासदी की संज्ञा किसने दी है दोस्तों? तो ये दी थी बच्चन सिंह ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ लिखा है। तो बच्चन सिंह ने क्या कहा है? राजनीतिक त्रासदी कहा है। और इस महाकाव्य को विकसनशील महाकाव्य किसने कहा है? तो वो कहा था शंभुनाथ सिंह ने। ये दो फैक्ट आपको अन्य और इसमें ध्यान रखने हैं। इसी के साथ कुछ इसमें महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो प्रश्न जिससे संबंधित एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपको याद रहनी चाहिए। जैसे अपन दो पंक्तियों की बात कर चुके हैं। एक तो प्रथम पंक्ति कौन सी? उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरस, इस प्रकार की एक पंक्ति है वो। और बात करें अंतिम पंक्ति की तो वो थी रासव असंभु नवरस सरस बंद चंद किए अमीय समय, जिसमें श्रृंगार वीर कुछ जो भी थे वो क्या नाम है रस, उनसे संबंधित जो पंक्ति है तो वो अंतिम पंक्ति मानी जाती है, वो अपन लिख चुके हैं। जिसमें एक और एक पंक्ति की बात करें तो बज्जिए, क्या दोस्तों, बज्जिए घोर निशान रान, बज्जिए घोर, बज्जिए घोर निशान रान चौहान, निशान रान चौहान चहूँ दिशा, हन रान चहूँ दिशी, चौहन दिशी, बज्जिए घोर निशान रान चौहन चहूँ दिशी, सकल सूर सामंत, सकल सूर, सकल सूर सामंत समर बल चंत्र मंत्र तीसे, सामंत, हाँ, समर समर बल जंत्र मंत्र तीसी, जंत्र मंत्र तीसी। ये पंक्ति भी आपको ध्यान रखनी है। ये पंक्ति पूछ ली जाती है एग्जाम में, कई बार पूछ ली गई है कि ये कौन से ग्रंथ से ली गई है। और एक और साथ ही साथ इसके साथ आप ध्यान रखें मनु कला शशि भान कला, वो वाली जो पंक्ति है ना, मनु कला शशि भान कला,
1600 बनी है, इस प्रकार की जो एक पंक्ति है वो भी आपको ध्यान रखना है, 1600 बनी है। हाँ, इसमें लिख देता हूँ, चलो 1600 बनी है, ये पंक्ति भी आपको ध्यान में रखनी है, 1600 बनी। ठीक है, इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां थी और इससे पहले जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उन सभी की चर्चा अपन कर चुके हैं। इसी के साथ पृथ्वीराज रासो से जो सारे महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो अपन ने टच करे हैं। इनके बाहर आई थिंक प्रश्न नहीं पूछेगा, किसी भी एग्जाम में हो जाए। ठीक है, तो इसके साथ अपना पृथ्वीराज रासो के साथ अपना रासो ग्रंथ है या रासो साहित्य है पूरा होता है। और इसके बाद जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे लौकिक साहित्य की, वो करेंगे आगे वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।